ये पॉइंट बेटा तीनों फोर में ऐड कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नया फाइलम, दैट वन इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। गुड मॉर्निंग मनिका बेटा, गुड मॉर्निंग। हो गया बेटा? सर अगर स्केलेटन नहीं होता तो बॉडी को, स्केलेटन सिस्टम का मतलब है बेटा कोई बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कहने का मतलब है बेटा, ठीक है? ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। हो गया क्लियर? चलो हेडिंग डालना है बेटा आप लोगों को, प्लेटीहेल्मिन्थेस। सबसे पहले पॉइंट ये देखेंगे हम लोग, देखिए नाम क्या कह रहे हैं हम लोग, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटी का मतलब होता है बेटा फ्लैट, चिपका हुआ। तो इस फाइलम के अंतर्गत वो एनिमल आते हैं जो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। डोर्सो वेंट्रली समझिए बेटा जरा, कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म्स, यस, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म भी नाम देंगे। एक बात ध्यान देना बेटा, ये हमारी वेंट्रल सरफेस है और ये वाली वाली कौन से है, डोर्सल सरफेस। तो अब हमें क्या करिए, ऐसे दबा दीजिए तो हम एक प्लेट जैसे स्ट्रक्चर में आ जाएंगे ना। जैसे मैं इस सेल फोन को दिखा रहा हूं आपको, आप देखिए, ये देखिए, ये वेंट्रल सरफेस हो गई और ये डोर्सल सरफेस हो गई। और आपने क्या, ये देखिए इसको बाउंड्री वाल देखिए पतला सा नजर आता है, तो ये ऐसे दबा दिया गया तो डोर्सो वेंट्रली क्या हो गया, फ्लैट, चिपका सा। सो कॉमनली नोन एज known as flatworms। नोट करिए बेटा पॉइंट फटाफट जल्दी। हो गया बेटा पॉइंट? इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप लोग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस फाइलम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, यानी इन फाइलम में जो भी एनिमल आएंगे उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट यही आएगा, हैबिटेट, कहां रहते हैं ये। ठीक बेटा? अब रहने की बात करें तो देखिए ये फ्री लिविंग भी होते हैं, वैसे मोस्टली ये पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट में भी बोले तो एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट का मतलब एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो ज्यादातर जो पैरासाइट हो उसमें से मोस्टली ये एंडो पैरासाइट होंगे, ठीक है? कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक यानी पानी में पाए जाते हैं। हाँ, यह स्टेप वर्म हमारे अंदर रहता है, वो हम बताएंगे भी बेटा इस चैप्टर में, ठीक है? और कुछ ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पे ऐसे होते हैं सॉइल में, ठीक है? तो हैबिटेट में सीधा यही पॉइंट लिखना बेटा, एंडोपैरासाइट मोस्टली एंडोपैरासाइट, पैरासाइट। दूसरा लिखिए बेटा, सम फ्री लिविंग, ब्रैकेट में लिखिए एक्वेटिक, सम टेरेस्ट्रियल। तो ये तो इनके रहने की बात हो गई। जल्दी करिए बेटा फटाफट। बेटा कुछ लोग बीच बीच में ना वो लेफ्ट कर देते हैं, ये बहुत गलत बात है। जिस जुनून से आपने बेटा जुड़े हैं उसी जुनून से सारे लोग जुड़िए और प्रॉपरली करिए। अभी भी बहुत सारे लोग डीपीपी करके नहीं भेज रहे बेटा, ठीक है? हम एक दिन आपका एक्स्ट्रा कुछ रखेंगे टाइम, 15-20 मिनट, उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है।
क्योंकि इसमें बताएंगे तो टाइम बेटा 1 ही घंटे का टाइम होता है, तो फिर हम उसमें अगर बताएंगे सर इनके एग्जाम्पल क्या है, डोंट वरी निष्ठा, अभी हम जब वो पढ़ेंगे तो बता देंगे सब, ठीक है। आप बस सिर्फ अभी टेट याद करो, इसका क्लासिफिकेशन बाकी है, ठीक है ना निष्ठा। आप लोग बस, मैंने कहा ना मैं जिस तरह बताते चलता हूँ सीधे देखते चलो आगे, ठीक है ना। अब जैसे एंडोपैरासाइट टेप और आ ही जाता है आपको, वो सब बताएंगे बेटा, डोंट वरी, ठीक है। आप बस सिर्फ पैरासाइट का मतलब होता है बेटा जो दूसरे लिविंग बॉडी में रहे। पैरासाइट का मतलब होता है सर तीनों फोर्स में एक डाउट है, हाँ निष्ठा क्या डाउट है बेटा बोलो। डाउट हो गया बेटा ना, आप लोग व्हाट्सएप वगैरह क्लियर कर लिया करो आप अपने, ठीक है। तो 1 घंटा होता है बेटा सर रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी, हाँ सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा वहां कहाँ है आप खुद ही बताओ। जो मीजोगिलिया है वही तो सर्कुलेशन का काम करेगी वहां पर, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। आप लोग इसका मतलब प्रॉपरली नहीं सुनते बेटा जब पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। हो गया निष्ठा, मतलब सर कोई ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है ना, हो गया। चलिए आगे बात करें बेटा। आप लोग बस प्रॉपरली बेटा क्या करिए, सिर्फ जैसे हम सिखाते हैं आप उसी हिसाब से सीखते रहिए। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपकी आती है, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो आप व्हाट्सएप पे हमें पूछ सकते हो बेटा, मैं कभी मना नहीं करता आपको पूछने के लिए। रीजन ये होता है बेटा कि 1 घंटे का टाइम है, और 1 ही घंटे में अगर हम आपके क्वेश्चन बताने लगेंगे फिर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको होगा ही नहीं, टॉपिक सब बिल्कुल कम रह जाएगा, ठीक है ना। तो यू आर टोटली फ्री टू आस्क मी एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड, जैसे जब मैं बोला मैं समझा रहा हूँ कोई चीज तो समझ में आ गया, यहाँ बोलो सर हाँ ये चीज नहीं है, तो फिर मैं उसी को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका खुद का कोई क्वेरी है ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दिया करो बेटा, ठीक है, तुरंत, या कॉल भी कर सकते हो, ओके। यस, चलिए स्टार्ट करते बेटा। तो ये हमने बात कर ली हैबिटेट की, रहते कहाँ कहाँ है, किसी जानवर के बॉडी में रहते हैं, या फिर पानी में फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, या फिर ये जमीन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर हम बात करें बेटा तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा हमें यहाँ लिखाने की जरूरत नहीं, आप बताओ, हम बता चुके हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इनका, ऑर्गन, आप बेसिक पॉइंट में पढ़ ही चुके हो। फिर अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इनकी कैसी होगी बेटा, सिमेट्री बायलैटरल, ठीक है। उसके बाद अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये हमें कुछ नहीं लिखाना आपको यहाँ, यस यस ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये सारे पॉइंट हम नहीं लिखाएंगे आपको, ओके बेटा, ऑल इज क्लियर, यस। हेडिंग आ गई बेटा फटाफट, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे भी आप पढ़ चुके हो, कैसा होगा बेटा, कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, जल्दी बताइए आप लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम यस इनकम्प्लीट, बट हम यहाँ थोड़ा सा लिखाएंगे इसलिए क्योंकि एक पॉइंट इसमें हम और एक्स्ट्रा बताएंगे ना। तो अब हेडिंग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डालिए, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सीधा सा पॉइंट ये लिखना है, क्या होगा बेटा, इनकम्प्लीट। अब वो हम नहीं बताएंगे कि ये सिंगल ओपनिंग रखेगा वही माउथ और एनस की तरह काम करेगा, तो वो हम बता चुके आपको पहले ही। यहां पर बस एक ये पॉइंट लिखना है आपको, इन टेपवर्म डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, बस ये पॉइंट क्योंकि ऐड कराना था मुझे इसलिए दिखाना पड़ गया। टेपवर्म जो है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, यानी कहने का मतलब जब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं, तो वहां माउथ और एनस जैसे हम कोई बात ही नहीं करेंगे। अब हो सकता है आप लोगों के अंदर एक माइंड में बात क्रिएट हो रही, सर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं तो फिर ये कैसे न्यूट्रिशन कैसे लेगा, लेगा क्योंकि बेटा क्या होता है, टेपवर्म एंडोपैरासाइट होता है, और एंडोपैरासाइट होने की वजह से होता क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में ये है तो हम जो भी खाना खाएंगे डाइजेस्ट करेंगे, तो इसकी बॉडी सरफेस क्या करेगी, डायरेक्ट, भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्यों क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम यही होता है कि जो भी फूड हम खा रहे हैं बस उसको डाइजेशन कर दिया जाए, बस यही तो काम होता है। तो अगर डाइजेस्टिव फूड डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ये क्या है
भाई जो काम डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो तो पहले से वो हुआ है काम, तो क्या जरूरत है फिर। इसीलिए टेपवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होता है, और जिसकी बॉडी में एंडोपैरासाइट होगा वो एनिमल खुद से खाना डाइजेस्ट करेगा, तो ये उसी से डाइजेस्टेड फूड ले लेगा, काम चला लेगा अपना। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी सरफेस से भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मान लो हम कहें भाई ये कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए कोई एनिमल है, और ये देखिए टेपवर्म पड़ा हुआ है। अब ये देखिए खाना इस एनिमल ने डाइजेस्ट किया, तो ये क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी में सीधे एब्जॉर्ब करा लेगा, बस काम खत्म। हाँ हाँ, हमारी बॉडी के अंदर रहता है बेटा टेपवर्म, हम बताएंगे, आप इसको पढ़ाना भी है मुझे इस चैप्टर में, ठीक है बेटा, तो बस याद रखना इस बात को। एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जो है सर फूड डाइजेस्टेड फूड कहां से लेता है, ये महाराज पूरा मारूंगा तुझे बेवकूफ। मैं ये तो समझा रहा पगले कि बेटा जिस भी एनिमल के अंदर ये रहेगा ना, एलिमेंट्री कैनाल में ही रहता है बेटा ये, तो जो एनिमल फूड खुद डाइजेस्ट करेगा अपने लिए, तो ये उसके एलिमेंट्री कैनाल में है, तो डाइजेस्टेड फूड को सीधे एब्जॉर्ब करा लेगा ये। हो गया समझ में पूरा क्लियर? बोल बेटा, यस वेरी गुड। चलिए एक तो लिखिए पैरासिटिक एडॉप्टेशन, नेक्स्ट कैटेगरी है तीसरा, पैरासिटिक एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन, पैरासिटिक एडॉप्टेशन। पैरासिटिक एडॉप्टेशन का मतलब ये हुआ कि जो एनिमल इस फाइलम के अंतर्गत पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए टेपवर्म हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है। अब हमारी, आप जानते हो, आपको 10th में पढ़ाया गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम जब, सर अगर ये हमारी बॉडी के बाहर हो तब फूड कैसे लेगा, ठीक है ना। तो टेपवर्म की तो बात, तो टेप हमारी बॉडी के बाहर थोड़ी ना होता बेटा, ठीक है निष्ठा। टेपवर्म हमेशा एंडोपैरासाइट होता है, जो एंडोपैरासाइट है सिर्फ उसके लिए पॉइंट लिखा गया है, आप ध्यान से समझ नहीं रहे बेटा। वैसे तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, हाँ मर जाएगा निष्ठा, बिल्कुल सही बात, बॉडी से बाहर निकलेगा तो मर जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ पैरासिटिक एडाप्टेशन देखिए, जैसे 10th में आपको बेटा पढ़ाया गया होगा, जब आप एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा, तो उस दौरान एलिमेंट्री कैनाल बताई गई होगी आपको, और एलिमेंट्री कैनाल जब बताई जाती तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस तरह से होता है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने से होगा कि जैसे आप जो खाना खाते हो भाई, न्यूट्रिएंट तो आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, ठीक है, और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा, वो तो फीकल मैटर के रूप में आप बाहर निकाल देते हो। तो फिर जो चीज हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ये है, तो फिर ये भी तो बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं निकलता। वही है क्या, पैरासिटिक एडाप्टेशन, किसकी बदौलत ये बाहर नहीं निकलता, अंदर ही रह जाता है। देखिए पहला पॉइंट बेटा क्या होंगे, हुक्स। थोड़ी देर के लिए जैसे मान लीजिए कि ये मेरा इतना हाथ यहां तक जो है, इसको आप टेपवर्म मान लीजिए, और ये जो हथेली है इसको माउथ जैसा स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो यहीं पर ये देखिए ऐसे हुक्स हैं। अब इसको जब बॉडी में अंदर रहना होगा तो ये क्या करेगा, इसी हुक्स के बदले ऐसे फंसा लेगा अपने आप को। अब कितना भी ये करता रहे ऐसे ऐसे, तो ये नीचे थोड़ी जाएगा, समझ में आया बेटा। तो अपने हुक्स को एलिमेंट्री कैनाल में चुभा देता है ऐसे, और बस पड़ा रहता है। अब कितना भी एलिमेंट्री कैनाल ढिंचक ढिंचक ऐसे ऐसे करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जाएगा ही नहीं निकलने भाई। ऑपरेशन भी हाँ ऑपरेशन करके तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए हुक्स, ठीक है, तो पहला काम क्या करेगा बेटा, हुक्स का काम क्या होगा, अटैचमेंट के लिए। दूसरा बेटा सकर, सकर्स, तो सकर का एक काम तो अटैचमेंट होगा, और क्या होगा, सक द फूड।
आप लोग आइसक्रीम तो काफी दीवाने होते हो आइसक्रीम के, वो जो गोला बनाता है गोला, तो आप देखिए क्या करते हैं, स्ट्रॉ डाल के ऐसे करते हो ना, बस ये भी ऐसे करता है। ये क्या करता है, इसके पास शक्कर होता है, ये ऐसे पकड़ेगा, ऐसे भोजन को सक करेगा और साथ साथ में मतलब अटैचमेंट में भी हेल्प करेगा। तो शक्कर जो होता है, तो शक्कर की हेल्प से ये बॉडी वॉल से अटैचमेंट में भी हेल्प मिलेगा इसको, साथ साथ में भोजन को भी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सक करेगा। ठीक है। तीसरा, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो इसकी बॉडी सरफेस से डायरेक्ट फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी भी आपने देखा ही था एग्जांपल, मैंने डायग्राम, रफ डायग्राम बनाया था आपको। तीसरा क्या होगा बेटा, आपके अंदर एक चीज और आना चाहिए कि सर जब ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है तो फिर ये हमारे एंजाइम के द्वारा किल कर दिया जाना चाहिए इसको। ठीक है, यस, कुदरत ने इसको एडाप्टेशन दिया हुआ है। कुदरत ने इसको एडाप्टेशन दिया हुआ है बेटा। ठीक है, क्या दिया हुआ एडाप्टेशन, कि जैसे ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, सर लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट हमने लिखा बेटा थिक इंटेगुमेंट, दिख नहीं रहा क्या, मैं दोबारा लिख देता हूं। थिक इंटेगुमेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो तो अभी आप समझ ही चुके थे। अब थिक इंटेगुमेंट का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिए बेटा, जब ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है तो एक बात ये समझिए कि जैसे हमारे डाइजेस्टिव फूड जब निकलेंगे बेटा, तो फिर भोजन के साथ साथ इसको क्यों डाइजेस्ट नहीं कर देते, क्योंकि ये भी तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का ही बना होगा ना इसका बॉडी, ये क्यों डाइजेस्ट नहीं होता, नहीं होता। तो कुदरत ने इसका कुछ ऐसा एडाप्टेशन किया हुआ है, क्यूटिकल वगैरह इसको दे रखा होता है, और उस क्यूटिकल पर होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हंसता मुस्कुराता हुआ ये पड़ा रहता है वहां पे। तो यहां पर इतना एक पॉइंट लिखिए, प्रिवेंट इट फ्रॉम डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ होस्ट। तो जो होस्ट के डाइजेस्टिव जूस है ना बेटा, उससे इसको बचाने का काम करता है। सर इसका कोई एडवांटेज है बॉडी में क्या, नहीं बेटा, हमारा कोई एडवांटेज नहीं, हमारा नुकसान होता है। अरे हम भाई खाना जो भी खा रहे हैं, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, पता लगा 4 चपाती खाई थी जिसमें से एक ये खा गया, 3 हमारे लिए रह गई खाली, है ना। हाँ, हार्म करता है बेटा, अभी बताता हूं। ठीक है बेटा, हार्म ये करेगा बेटा कि जो हम आदमी जिसके एलिमेंट्री कैनाल में लंबे समय से अगर ये होंगे, तो फिर होगा क्या कि उसका डाइजेस्ट कुछ खुद खाएगा कुछ, और जाहिर सी बात वो आदमी फिर दुबला पतला सा होगा। ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। दूसरा ये है कि उस पर्सन को कभी कभी बीच बीच में डायरिया भी होगा। सर ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हाँ चलिए, आप सिर्फ पैरासिटिक एडाप्टेशन लिख लीजिए बेटा, डोंट वरी, अभी आगे हम टेप 1 बताएंगे। ठीक है, आप सिर्फ ये ऐड कर लीजिए नोट में, ये पॉइंट सबको समझ में आ जाए, बस ये बताओ, आगे टेप 1 को हम पढ़ेंगे बेटा, डोंट वरी। ठीक है, थिक इंटेगुमेंट क्या कहता है बेटा कि ये होस्ट के द्वारा जो एंजाइम रिलीज किए जाते हैं, तो होस्ट के एंजाइम कहीं इसको किल ना कर दे, उससे बचाने का काम करता है। बेटा आप लोग परेशान ना हो बेटा, मैं बता रहा हूं कि अभी पैरासिट ये मैं बताऊंगा आपको, क्या बोलते हैं टेप 1। ठीक है, वहां सब कुछ बताऊंगा बेटा। ये क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है, तो इसके स्पोर वगैरह फीकल मैटर के द्वारा निकल जाते हैं,
अब फीकल मैटर द्वारा जिसको स्पोर निकलेंगे तो वो स्पोर दूसरे खाने पे जाके पड़ जाते हैं हवा के द्वारा। जो तुम लोग चाट खाते हो, चाट बतासा टिक्की, वो दूसरी बॉडी में इस तरह से पहुंच जाता है। तो आप परेशान मत हो, मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है बेटा। अभी तो सिर्फ बस इतना समझ लीजिए। इतना क्लियर हो गया नहीं? ये चारों पॉइंट ऑल इज क्लियर? जल्दी बताइए। यस। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, फिर भी बेटा आप लोग आगे की चीजें पूछने लग जाते हो, उससे क्या रह जाता है, आपकी प्रॉब्लम में बताओ तो आपको लगता है सर प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, आप आगे की चीजें बिल्कुल मत पूछो बेटा, ठीक है। जब टॉपिक क्लियर हो जाए ना, आपने कल एक बेटी ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, भावना ने शायद पूछा था, उसने करीब 5 से 10 मिनट मेरे लिए थे और सारे प्रॉब्लम उसने इकट्ठा, बहुत अच्छा लगा मुझे, सारी प्रॉब्लम्स को उसने पढ़ा, मतलब पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया। आफ्टर दैट जो है उसने अपनी प्रॉब्लम को एक साथ सारी उठा के पूछ लिया। आप लोग भी यही किया करो बेटा, है ना। चलिए ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ बेटा, जब मैं, हाँ हाँ जो भी है, मुझे नाम स्ट्रिक्टली याद नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं शिवांगी। क्या ये ड्रग या मेडिसिन से हेल्प से किल हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल किल होगा बेटा, ठीक है ना, उसके लिए ड्रग वगैरह आती हैं, आप इसलिए परेशान ना हो, है ना। ठीक है, चलिए बढ़े आगे बेटा। यस, एक नोट में एक पॉइंट लिख लो, फिर आगे बढ़ता बेटा, ठीक है। मैं मान लूं कि ये कोई एनिमल है बेटा, वैसे तो ये प्लेनेरिया हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया बॉडी वॉल बेटा, बॉडी वॉल, और ये हो गई गट वॉल। ठीक है बेटा, तो ये होगी बॉडी वॉल। और आप जानते हो कि ये एसिलोमेट होता है तो बॉडी कैविटी तो होगा नहीं। तो ये देखिए कैविटी मिल रही है, तो ये कैविटी नहीं है, इस कैविटी में कुछ भरा है, तो बॉडी कैविटी है ही नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि एसिलोमेट का मतलब होता है जहां बॉडी कैविटी ना हो। किसके बीच? एलिमेंट्री कैनाल के बीच और बॉडी वॉल के बीच। यस यस, इसको आपको ड्रॉ करना होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि इसी में पॉइंट लिखाऊंगा। तो देखिए ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल और ये गट वॉल, तो इसके बीच ही अगर स्पेस होता तो हम इसको सीलोमेट कहते, भले ही सीधो सीलोमेट कहते, लेकिन स्पेस नहीं होता, यहां पर फ्लूइड एक भरा होता है, कनेक्टिव टिश्यू उसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें कुछ सेल्स वगैरह भी होंगी, इक्का दुक्का, इक्का दुक्का सेल भी पाए जाएंगे बेटा यहाँ, कनेक्टिव टिश्यू सेल। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम होता है बेटा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा आपको बॉटनी में भी पढ़ाया जाता है टर्म, प्लांट्स में। तो पैरेनकाइमा क्या करेगा? हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द फूड, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर भी नहीं होता, ठीक है बेटा। तो होता क्या है कि जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ फूड आएगा, तो ये फूड मान लो है इस जगह पर, तो ये फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा इस सेल में, सेल से फिर पैरेनकाइमा में पहुंच जाएगा, और पैरेनकाइमा ऐसे ऐसे घूमेगा ऊपर बॉडी में इधर उधर, तो जिस सेल को भी न्यूट्रिशन चाहिए उसी पैरेनकाइमा से ले लेगा ये। नोट कर लीजिए, बस इतना ही लिखना बेटा, हो ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ये है गट वॉल। तो parenchyma is a connective tissue present in between body wall and the gut wall, which help in the transport of the nutrients or food to all type of cells. Okay, इधर भी, इधर तो चलो डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल में ही है तो सारी फूड को डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन जो ये बॉडी वॉल की आउटर लेयर जो सेल है ना, ये बॉडी वॉल की सेल, इनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो वो पैरेनकाइमा प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू।
हाँ, ये जो फ्लूइड भरा हुआ बेटा ना, इसको पैरेन्काइमा बोलते हैं। ये फ्लूइड एक कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। ओके, ऑल इज क्लियर बेटा। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि पैरेन्काइमा इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड टू द सेल्स। ओके बेटा, ओके। इरेज करूं बेटा इसको? ओहो, ठीक है संजू, ठीक है, कोई नहीं। ये हमने कनेक्टिव टिश्यू लिख रहा है बेटा, है ना बेटा, कनेक्टिव टिश्यू में लिख ही देता हूं। कुछ लोग कनेक्ट कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि सर सीटी है क्या। सारे लोगों का हो गया बेटा? तो भाई एलिमेंट्री कैनाल में फूड आएगा, डाइजेस्ट होगा, तो इस गटवाल में जाएगा, गटवाल की सेल से पैरेन्काइमा में, पैरेन्काइमा सर्कुलेट करेगा, तो इस पैरेन्काइमा में फूड इधर टहल रहा होगा। अब उस फूड को ये वाली सेल ले लेंगी पैरेन्काइमा से। जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई फूड आया, तो इस फूड को क्या करेंगे, ये सेल ले लेंगे ऐसे, इस तरह से। तो इस तरह से फूड ट्रांसपोर्ट करता है पैरेन्काइमा। ठीक है बेटा। स्मॉल सर्किल्स मैंने कहा बनाया बेटा? ये माउथ है बेटा, माउथ और एनस दोनों। माउथ एज वेल एज एनस, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है ना यहाँ पे। ना ना बेटा, ये प्लांट वाला पैरेन्काइमा नहीं है। ठीक है, प्लांट वाला दूसरा होता है बेटा, नाम जरूर एक जैसा है। हो गया बेटा? बेटा मैंने ये फूड दिखाया ताकि मतलब फूड यहां से पहले इस सेल को आएगा, इस सेल से पैरेन्काइमा में, पैरेन्काइमा से सेल ले लेंगी। ओके, चलो, वेरी गुड। हेडनलिंग बेटा, अब यहां पर भी एक पॉइंट आप लिख लीजिए बेटा, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और स्केलेटल सिस्टम यहां पर भी नहीं पाया जाता। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर नेक्स्ट। नोट नंबर नेक्स्ट लिखना है बेटा आपको, रेस्पिरेटरी, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेटरी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे ये, रेस्पिरेटरी कॉमा, अच्छा मैं बीच में ना लिखा हूं ना तो तुम लोग गलत समझ बैठोगे। रेस्पिरेटरी कॉमा सर्कुलेटरी कॉमा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम इज absent in platyhelminthes। नोट करो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर ये 2 था, ये तीसरा लिख लीजिए। इन platyhelminthes anaerobic respiration occurs। आपको पता होना चाहिए बेटा, टेप वर्म की अगर बात कर ले तो देखिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, तो वहां तो एयर होती नहीं है, इसलिए इसको जिंदा रहना है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है ना। तो इन platyhelminthes anaerobic respiration occurs। नोट कर लो बेटा। सर जो ब्लड में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो नहीं ले सकता ये? ना ना, नहीं लेता बेटा। इसके पास तो ब्लड जैसा होना चाहिए कुछ चीज। ठीक है ना, तो इसके पास तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता ही नहीं, तो कैसे ले लेगा ये? हो गया बेटा? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस।
अब आप लोगों को ना मैं एक ग्रुप ही बना देता हूँ बेटा, डिस्कशन ग्रुप। आप उस डिस्कशन ग्रुप में एक टाइम निर्धारित कर दूंगा, उसमें अपने प्रॉब्लम्स डालिए, उसी में डीपीपी डालिए और उसी में नोट्स वगैरह भी बना के डालना होगा आपको, मैं बना दूंगा, ठीक है ना। अभी चलो कर लेते हैं। है क्या सगुन? सर हमारी बॉडी के ब्लड, यस यस, ठीक है। मैं भी बार बार बात करता हूं क्योंकि शायद मैं उस ग्रुप में नहीं हूं क्या। एनीवे देखते बेटा। हाँ बायोलॉजी वाला मैं ग्रुप ही अलग बना दूंगा बेटा, तो उसमें आप ना अपने नोट्स का पीडीएफ बना के अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट और एक टाइम भी निर्धारित कर दूंगा कि इस टाइम के बीच में आपको डालना है। उसमें होता क्या है बेटा कि कुछ लोग सुबह डाल रहे हैं, कुछ दोपहर में डाल रहे हैं, कुछ शाम को, कुछ 12 बजे रात में, कुछ 1 बजे डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं बच्चे बेटा। तो फिर उसमें होता क्या कि उस चक्कर में हमको पूरा देखना पड़ता है पूरी रात, फिर कि भाई देखते हैं बीच बीच में किसी का कौन मैसेज आया। अब नहीं देख, अगर आपको रिप्लाई नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि सर ने तो कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। तो फिर हम एक टाइम क्लियर कर देंगे, इसी टाइम के बीच आप लोग सेंड करेंगे, फिर हम सबके एक साथ देख लिया करेंगे और फिर आपको रिप्लाई दे दिया करेंगे, ठीक है। चलिए ओके बेटा, देखते हैं फिर हेडिंग नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट करेक्टर चौथा या बेटा पांचवा होगा? नेक्स्ट करेक्टर कौन सा? फोर्थ। तो फोर्थ लिख लो बेटा इसको आप लोग। हैंडलिए ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ध्यान देना बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन समझते हो आप लोग? जल्दी जल्दी बताना बेटा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब समझते हो? नहीं, कोई बात नहीं, जरा ध्यान समझिए बेटा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि जैसे आपके ब्लड पूरी बॉडी में समझ लो 1 लीटर ब्लड है। हाँ ऑस्मोसिस ही समझ लो तरीके का होता है ये। हाँ हाँ यस 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 यस। देखो एक बार कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, वो जरा ध्यान दीजिए। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में अगर 5 लीटर है तो 5 लीटर ब्लड ही होना चाहिए, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। अब उस 5 लीटर में अगर शुगर जो है यानी ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल 100 मिलीग्राम है तो सिर्फ 100 मिलीग्राम ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने खाना खाया तो पता लगा 100 से 1 किलोग्राम बढ़ गया। अगर वो 1 किलोग्राम है तो उसको फिर एडजस्ट करिए आप, तो उसको मेंटेन करके फिर से 100 बनाइए। तो जो बॉडी में एक निर्धारित वैल्यू है वो हमेशा मेंटेन रहे, इसी बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब वो कैसे मेंटेन रहेगा आप लोग जरा सोचिए। भाई सुबह दूध भी पीते हो, पानी भी पीते हो, चावल दाल भी खाते हो, तो पता लगा पानी अब जरूरत थी आपको 1 गिलास की। भाई कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, मैं खुद ही बहुत ज्यादा पानी पीता हूं। तो जब अच्छा ज्यादा पानी पीने के फायदे भी होते हैं बेटा, उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी की जो वेस्ट मटेरियल है, भाई जब ज्यादा पानी पियोगे तो यूरिन के लिए भी ज्यादा जाना पड़ेगा। तो यूरिन हम क्यों जाते हैं? ताकि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं ब्लड में वो निकल जाए, ताकि हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या रहे, मेंटेन रहे। इसी बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मतलब ऑस्मोसिस और रेगुलेशन मतलब रेगुलेटर है, ठीक ना। ये ऑस्मोलेशन होता है। तो ज्यादा पानी पियोगे तो फायदा ही होता है बेटा आपका, क्योंकि वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं वो आपके निकल जाते हैं बॉडी में, जो बनते रहते हैं। चलिए खैर एनी में देखते बेटा। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन आई गया समझ में। और एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। ओके तो देखते हैं बेटा, इसमें सिर्फ एक पॉइंट आपको लिखना है कि अकर्स विद द हेल्प ऑफ के बाद डैश लगा दीजिए। नंबर 1 फ्लेम सेल्स, ठीक है, या इसी को बोलते हैं बेटा सोलेनोसाइट। और दूसरा प्रोटोनेफ्रीडिया। आप 10th में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े होंगे, वहां पे किडनी पढ़ा गया होगा आपको, और किडनी में नेफ्रॉन पढ़ाया गया होगा। तो नेफ्रॉन हमारे ब्लड को फिल्टर ही तो करता है किडनी में, तो वहीं से वर्ड आया नेफ्रीडिया मतलब छोटे छोटे नेफ्रॉन, यानी बहुत ही कम डेवलप्ड न्यूरॉन, जो कभी बाद में न्यूरॉन बनेगा, उसी का बहुत ही छोटा रूप या बहुत ही प्राइमरी रूप, इसलिए बोला जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया। तो जो वो काम करता है वही यहां पर इसका काम है। क्या करेगा? इसकी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को निकालने में हेल्प करेगा।
ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए फटाफट। बस ये याद रखना कि फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट, प्रोटोनेफ्रिया, ये क्या करेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। भाई एक्सक्रीशन जो हम करते हैं तो हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ही तो मेंटेन होता है। एक्स्ट्रा यूरिया और यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में बढ़ता है वो निकाल के हम बाहर कर देते हैं। हाँ बता तो रहा हूं बेटा, वही तो बताया मैंने, इनके शरीर से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, ये होता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट हेड डालेंगे बेटा, पांचवा करेक्टर, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इनका नर्वस सिस्टम देखना बेटा। ये रफ डायग्राम जैसे प्लेनेरिया हमने बनाया, ये देखिए फटाफट हमारे साथ ड्रॉ कर लो बेटा आप लोग। ये देखिए दो गैंग्लिया हैं, एक पेयर, ये नर्व कॉर्ड है और ये नर्व कॉर्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है इस तरीके से। आपको नहीं लग रहा है कि यार ये लैडर बनी हुई है, सीढ़ी, तो लैडर लाइक होता है ये। तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कंसिस्ट ऑफ क्या, वन पेयर गैंग्लिया, ठीक है, और क्या रखेगा, 1 to 3 पेयर नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। और नर्व सिस्टम है कैसा बेटा, लैडर लाइक, सीढ़ी जैसा। तो ये है गैंग्लिया, 1 पेयर, ये है नर्व कॉर्ड, 1 to 3 पेयर, ये है कनेक्टिव, और इसी बोलते बेटा कमीशर। नर्वस सिस्टम में सेम चीजों को कनेक्ट करना कमीशर कहलाता है। सर ये प्लेनेरिया का डायग्राम है क्या, हाँ प्लेनेरिया इसी तरीके होता है बेटा। ठीक है, आप बना लीजिए, बस नर्वस सिस्टम हो गया। मैंने बोला ना कमीशर का मतलब होता है बेटा नर्वस सिस्टम में जो सेम चीजों को जोड़े, तो जो स्ट्रक्चर सेम चीजों को जोड़े उसके लिए टर्म कमीशर यूज किया जाता है। सर डाइजेशन में तो ये एलिमेंट्री कैनाल थी, अरे नहीं बेटा, इसका एडजस्टमेंट दूसरी तरीके से होगा। सारे चीजों को तुम लोग एक जैसा समझ बैठते हो नर्वस सिस्टम सबसे पहले सिलेंटेट में बनता है बेटा, बट वो अलग की बात है, डिफ्यूज रूप में बहुत छोटी सी सेल के रूप में बनता है। अब अपनी बॉडी को बेटा तो ये एलिमेंट्री कैनाल भी और नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड भी तो पीछे जाती है, इनकी बॉडी में एडजस्टमेंट होता है वो बेटा। मैं तो सिर्फ नर्वस सिस्टम अभी दिखा रहा हूं, वहां पे एलिमेंट्री कैनाल दिखा रहा था। क्लियर हो गया बेटा सब कुछ, ऑल इज क्लियर, यस। तो इस तरह के नर्वस सिस्टम होता है। बस आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना बेटा कि नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लैडर लाइक, सीढ़ी नुमा दिखता है। क्या कंसिस्ट करता है, एक पेयर गैंग्लिया या 1 से 3 पेयर नर्व कॉर्ड। तो ये देखिए नर्व कॉर्ड दिख रही है, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, तो एक पेयर हमने दिखाई है, 1 से 3 पेयर होता है और ये इंटरकनेक्टेड होंगी। देखिए एक स्ट्रक्चर से, इसको बोलते हैं कमीशर या कनेक्टिव। ओके चलिए, तो ये बात हमने कर ली बेटा नर्वस सिस्टम की। इसके बाद हेडिंग डालेंगे फटाफट आप लोग बेटा, रिप्रोडक्शन। सभी का बन गया था बेटा ना। लास्ट स्पेलिंग क्या है, कमीशर, COMMISSURE,
सर नर्वस सिस्टम सिलेंटेटा में देखा है पहले क्या? हाँ सबसे पहले वही बना था बेटा, नर्व सेल बनी थी, बहुत ही कह सकते हो कि एकदम प्रिमिटिव रूप, एकदम सबसे पहला रूप, ठीक है ना, हाइड्रा वगैरह में। यस यस, ओके। सभी ने बना लिया था बेटा डायग्राम, सभी लोगों ने बना लिया था क्या? वेरी गुड, चलो, है ना। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे बेटा, आप थोड़ा थोड़ा अपनी सारे लोग स्पीड भी बढ़ाना है अपने आप लोगों को, है ना, क्योंकि एक घंटे में बेटा होता क्या है कि अगर सारे लोगों को हम आंसर देने लग जाएंगे तो फिर पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, एकदम टुकड़ा होगा। चलिए, तो अब देखेंगे हम लोग बेटा इसमें रिप्रोडक्शन। तो हट डालिए, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, छठा या सातवां है बेटा? सेवेंथ है, फंक्शन ऑफ गैंग्लिया। हाँ बेटा देखिए, गैंग्लिया जो है छठा कैरेक्टर है। जैसा काम हमारे अंदर ब्रेन का होता है वही सेम काम यहाँ पर गैंग्लिया का होता है, ठीक है ना बेटा। तो ज्यादा आपको नहीं समझना है बेटा, जितना हम सिर्फ उतना बता रहे हैं जिससे आपका सिर्फ यहाँ क्वेश्चन निकल जाए, बस। और ज्यादा इसके पीछे मत पड़िए, आपको मैं बार बार समझाता हूँ बेटा, वरना बहुत ब्रॉड है ये, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड, उससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने सिलेक्शन से मतलब है। और हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, आप लोग जो जो भी पढ़ रहे हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सिलेक्ट हो जाओ, यानी सारे लोग सिलेक्ट हो जाओ। और वो तभी हो सकता है बेटा कि जितना हम आपसे कहेंगे, बिकॉज इट इज द सी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का समंदर है ये, कभी खत्म ही नहीं होगा। आप पूछने की कोशिश करो, बहुत सारा, ढेर सारा है, बट वो हमको नहीं पढ़ना बेटा, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आता है, और वो 2 से 3 क्वेश्चन जितना हम पढ़ा देंगे उसी के अंदर, मैंने कहा ना, टू द पॉइंट आपको सीखना है यहाँ पे एनिमल किंगडम में। इससे ज्यादा कुछ आपको जानकारी करने की जरूरत नहीं है। आपके मॉड्यूल में जितने सारे क्वेश्चन है, बस सर आज खत्म हो जाएगा प्लेटिंग, आज बेटा नहीं होगा, नेक्स्ट टर्म पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हम लोग बेटा फटाफट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसीलिए मना कर रहा हूं बेटा मैं कि आप ज्यादा इसके पीछे मत पढ़ो, सिर्फ जितना बता रहा हूं उतना सीखते चलो अच्छे से। बस हमारे पढ़ा देने के बाद वो पढ़ लीजिए, प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको यहाँ एनिमल किंगडम में, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात जो होता है बेटा, हम ये करेंगे कि प्लेटी हेलमिन्थीज जो होते हैं, प्लेटी हेलमिन्थीज, ये क्या होते हैं बेटा, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, या फिर क्या कहेंगे, मोनोइशियस, या फिर क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही पार्ट में होगा, कोई अदर बुक में, हाँ अदर बुक नहीं करना है बेटा, आपको मैं बता तो रहा हूं, आप सिर्फ बस अपने मॉड्यूल के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए यहां से। प्लेटियल में, सॉरी फाइलम की बात कर रहा हूं मैं, फाइलम में सिर्फ आप अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना बेटा आपको। उसमें भी 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मिलेंगे आपको, आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट माइंडेड रहो, जितना बता रहा हूं आपको। बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट सिस्टोसोमा, देखिए कहीं कहीं पर सिस्टोमा लिखा होता है बेटा, और कहीं कहीं पर सिस्टोसोमा लिखा होता है, तो ये एक ही चीज है, सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा जो होता है बेटा ये यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन अकर्स वाया सेक्सुअल मीन्स, यहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है प्लेटी हेलमिन्थीज में, एक्सेप्ट प्लेनेरिया। हालांकि सिस्टोसोमा भी शो करता है, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। एक पॉइंट यहां नोट लिख लीजिए, NOTE नोट। प्लेनेरिया shows transverse binary fission, transverse
बाइनरी फिशन। प्लेटी में टेपवर्म भी शो करता है बेटा एसेक्सुअल प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो वो आपको नहीं ध्यान रखना, जितना हम लिखा रहे हैं सिर्फ उतना ही आपको याद रखना है बेटा। तो प्लेनेरिया शोज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, और ये ब्रैकेट में लीजिए एसेक्सुअल प्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन लिखा हुआ बेटा उधर दिख नहीं रहा होगा आपको। हाँ यस, एंड जोड़ी देता हूं यहीं पर पॉइंट, एंड प्लेनेरिया हैव वेरी हाई पावर ऑफ, वेरी हाई पावर ऑफ जनरेशन। सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर आपके प्लेनेरिया में होता है। नोट कर लो बेटा। हो गया। आप लोगों में तकरीबन 9 मिनट का डिफरेंस आया है पहले वाले बैच से। डालो बेटा इसको। ओके ओके, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। खुशी हुडा इसी बैच में है बेटा। खुशी हुडा कोई लड़की है इस बैच में? नो। खुशी सचदेवा, यस यस, ठीक है ठीक है, ओके बेटा, ओके सर। बेटा मैंने लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मुझे समझ लिया कि मैं प्लेनेरिया हूं, अब मैं यहां से टूट गया, इतना वाला पोर्शन कंप्लीट एनिमल बना देगा, इतना वाला पोर्शन कंप्लीट एनिमल बना देगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का मतलब होता है दो भागों में टूट जाना। हाँ, इट्स सेम एज रीजनरेशन, यस। और ट्रांसवर्स का मतलब होता है बेटा कि लंबाई जो है आपकी, उस लंबाई के राइट एंगल जो प्लेन, ये देखिए, तो राइट एंगल जो प्लेन होता है उस प्लेन से टूट जाना। तो जैसे ये लंबाई हमारी है और आपकी इस प्लेन से टूट जाए तो इधर वाला पोर्शन अलग हो जाए, नीचे वाला पोर्शन अलग हो जाए, और दोनों पोर्शन क्या करा दें, एक कंप्लीट एनिमल बना दें। तो ये दो भाग में टूटा ना, और दोनों भाग जो है, दोनों ही पार्ट नया एनिमल बना देंगे। दिस इज द बाइनरी फिशन। समझ में आ गया? और प्लेनिया में सबसे ज्यादा जनरेशन पावर होती है, रीजनरेशन पावर। ओके, चलो लिखते हैं बेटा। आप लोगों का टेस्ट होना है क्या बेटा? अच्छा, आप लोगों को नहीं होना है? अच्छा, वो शिखर 1-2 वालों का होना है। ओके ओके, कोई नहीं बेटा, आप लोग अपनी नेक्स्ट तैयारी के लिए लग जाइए। नेक्स्ट टेस्ट में आपका आएगा, नेक्स्ट संडे आएगा ना, प्लेटी हेलमेंथीज तक आएगा बेटा। आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बेहतरीन तरीके वाली। नेक्स्ट संडे जो भी आपका टेस्ट होगा उसमें प्लेटी हेलमेंथीज तक आएगा बेटा। फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट कैटेगरी बेटा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बाहर होगा या अंदर? तो यहां पर बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, और इंटरनल होता है बॉडी के अंदर। सर आप कह रहे थे 9 मिनट का लगभग बराबरी हो रहा है बेटा, क्योंकि फिर समझने लग जाते हो ना आप लोग बीच बीच में। फिर भी अभी अभी है 7-8 मिनट डिफरेंस है, अभी चल रहा है ना। तो फर्टिलाइजेशन लिखना है बेटा। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, यानी बॉडी के अंदर, ठीक है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड इंटरनल।
नोट कर लो। 8वां कैटेगरी है डेवलपमेंट, बस यहीं तक उन लोगों को पढ़ा रखा है जो शिखर 1 2 3 वाले हैं। डेवलप सर मॉड्यूल की थ्योरी रीड करनी है क्या? कोई जरूरत नहीं है बेटा, हम आपके लिए पढ़ते हैं, डोंट वरी। आप बस नोट्स प्रिपेयर रखो। आपका फिर भी मन बोले बस आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ करके आप अपना क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए। हमारे नोट्स में जो भी है वो सब एनसीईआरटी की लाइन ही भरी पड़ी है, डोंट वरी। 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा इसलिए रहता है क्योंकि ताकि आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सर मॉड्यूल में एक्स्ट्रा है, हाँ इसीलिए कह रहा ना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। तभी मैं कह रहा हूँ ना, जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना ही बस एकदम स्ट्रेट देखना है आपको। डेवलप आपका फिर भी मन जैसे मान लो कहीं फंस रहा, आपको मॉड्यूल देख किसी का छूटा हुआ कुछ भी, तो आप मॉड्यूल पढ़ भी सकते हो, ठीक है? कोई वो नहीं कि आप बाउंडेशन नहीं है आपके पास। अब देखिए डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जायगोट बनेगा बेटा, और फिर वो जायगोट डेवलप करेगा। जायगोट डेवलप करेगा तो डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, यानी सीधे डायरेक्ट बच्चा बन जाएगा या बच्चे से पहले वाली स्थिति आएगी, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बेटा। लार्वा, बहुत सारे लार्वा बनते हैं, तो डेवलपमेंट occurs via many larval stages। अब आप यहाँ लार्वा पूछिएगा मत बेटा, क्योंकि बहुत सारे लार्वा हैं, सरकेरिया, मटा सरकेरिया, मेरिटा, है ना, तो वो सब लिखना नहीं है आपको, बस एक लाइन ये सीधे याद रखनी है आपको। चलिए, तो बस यहीं तक पढ़ा रखा है बेटा उन लोगों को। अब आप प्रॉपरली देखिए। अच्छा सुन लीजिए, कुछ लोग बेटा ऐसे हैं जिनको मार्किंग अभी अपना नहीं कैलकुलेट करना आ रहा है, वो लोग जरा एक बार सुन लीजिए कैसे आप लोग जो भी डीपीपी करते हो उसकी मार्किंग कैसे किया जाता है, ठीक है? आप लोग बराबर हो गए एकदम एग्जैक्ट। नेक्स्ट टर्म पर आपका प्लेटी एलवेंथिस खत्म हो जाएगा, एस्केल एलवेंथिस शुरू हो जाएगा, मतलब उसके बाद प्लेटी तो पूरा लेक्चर ही लग जाएगा नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, कुछ लोग मार्किंग नहीं समझ पा रहे हैं बेटा कैसे करना है आपको। जैसे 10 क्वेश्चन हमने कहा था फिजिक्स में करना है, तो कुछ लोगों के जैसे 8 क्वेश्चन मान लीजिए आपने करेक्ट किया है, ठीक है, और इनकरेक्ट कितना किया है आपने, इनकरेक्ट वो कितना किया, 2। तो 8 क्वेश्चन करेक्ट किया तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो 8 इंटू 4 करिए, नंबर कितना आएगा, 32। अब देखिए कितना इनकरेक्ट किया है आपने, 2, तो इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, नंबर कितना आया, 30। इस तरह से मार्किंग की जाती है, ठीक है बेटा?